Good morning once again, student, and welcome in accountancy class of 7th September 2020. This is my second video, which is continuing to this chapter, that is until fifth concept we have completed. Now we will study sixth concept, that is dual aspect concept. And dual aspect concept in Hindi it is called द्विपक्षीय. दो पक्ष होता है हर ट्रांजैक्शन का. एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू साइड्स, गिव एंड टेक, यानी लेना देना जो होता है. तो यही ड्यूअल कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट जो है हम लोग मान के चलेंगे कि हर ट्रांजैक्शन में जहाँ पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुआ है वहाँ पे दो एस्पेक्ट होगा. वन इज़ नोन एज डेबिट एंड अनदर वन इज़ नोन एज क्रेडिट. तो इसका भी आप इसको देख लीजिएगा कि इसमें डेबिट और क्रेडिट होता है. और ज़्यादा आपको उतना समझने की ज़रूरत नहीं. असेट्स और लायबिलिटी प्लस कैपिटल ये लिया गया है. तो असेट्स जो होता है ये डेबिट साइड होता है और ये जो होता है ये क्रेडिट साइड होता है. यही चीज़ दो चीज़ है, यानी कि हर ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ असेट्स का पहलू होता है तो कुछ लायबिलिटीज़ का भी पहलू होता है. यानी असेट्स और लायबिलिटीज़ साथ साथ चलता है. आप बोलिएगा सर ये कैपिटल क्या है, तो कैपिटल इज़ नथिंग, दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ लायबिलिटी ही है. और दोनों का जो वैल्यू है, दोनों का मनी मेज़रमेंट, मनी में अगर हम लोग मेज़र करें कोई भी ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू का, तो इक्वल होता है. फॉर एग्जांपल आप जाते हैं बाज़ार से और आपको पेन की ज़रूरत है. आप 10 रुपये देते हैं, एक पेन आपको मिल जाता है. तो आपने जो 10 रुपया दिया वो आपने जो पेन लिया उसके बदले में दिया है. आप देखिए, तो आपके लिए वो पेन का वैल्यू 10 रुपया ही है और जिस दुकानदार ने आपको पेन बेचा तो वो 10 रुपया का पेन बेचा है. उस सेल प्राइस में 10 रुपीज़ नोट करेगा. हालांकि उसको ख़रीद में हो सकता है कि वो 6 रुपीज़ में ख़रीद के लाया हो, लेकिन वो अपने बुक में 6 रुपीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकता. वो 10 रुपीज़ में ही उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि हमने 10 रुपया में बेचा. वो कभी नहीं रिकॉर्ड करेगा कि हमने उसको 6 रुपया में ख़रीदा तो 6 रुपया में बेचा, नहीं. तो यही डुअल एस्पेक्ट है. दोनों के दोनों पक्ष रिकॉर्ड होते हैं, यानी गिव एंड टेक में. जैसे कि दुकानदार के लिए उसने पेन दिया तो गिव हो गया और उसके बदले में उसने पैसे लिए तो टेक हो गया. और दोनों का वैल्यू जो है 10 रुपया ही होगा. किसी का 9 रुपया और किसी का 10 रुपया ऐसा नहीं कर सकता है. वो ये नहीं कहेगा कि पेन 6 रुपया का गया, मेरे पास 10 रुपया का आया. और सो गिव जो अपने रिकॉर्ड में लिखेगा कि 6 हमारा माइनस कर दिया और प्लस 10 कर दिया, वो नहीं होगा उसका. तो वही चीज़ है कि हर दोनों पहलू का जो मनी में मेज़रमेंट किया जाता है वो दोनों बराबर होता है. मान लीजिए कि एक जो स्टूडेंट ने उस पेन को ख़रीदा है तो उसके लिए उस पेन की कीमत 10 रुपये ही रहेगी, 11 रुपये नहीं हो सकती है, क्योंकि उसने उसके लिए मात्र 10 रुपये ही दिए हैं. भले उसका इमोशंस उसके साथ जुड़ा हुआ हो, वो हो सकता है 1000 रुपया का हो या 1,00,000 रुपया को हो, दैट नेवर बीन मैटर. ओके, दैट इज़ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट है ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन ऑब्लिक रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. रियलाइजेशन का मतलब होता है वसूली, यानी कब रियलाइज़ हो रहा है. ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में एक बहुत ही विशाल, बहुत ही विवादित कॉन्सेप्ट है. इस पे लोगों की राय अलग अलग है, लेकिन अकाउंटेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड इस राय पे जो अभी हम लोग पढ़ेंगे उस पे एक मत है कि ऐसा ही होना चाहिए. और वो राय और वो विचार क्या है, आइए हम लोग इसको देखते हैं, पढ़ते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिक्वायर्स दैट द रेवेन्यू फॉर अ बिजनेस transaction should be included in the accounting records only when it is realized. यानी रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड किया जाए जब ये रियलाइज हुआ, यानी वसूल हुआ, रेवेन्यू आपको वास्तव में मिला. ओके, हियर अराइजेस टू क्वेश्चंस इन माइंड. फर्स्ट, इट इज टर्म्ड एज रेवेन्यू एंड अदर व्हेन द रेवेन्यू इज रियलाइज्ड. यहाँ पे दो चीज़ है, एक है रेवेन्यू और एक है रियलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू. एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ. एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड इनकम. तो रेवेन्यू मीन्स टोटल सेल. आप जितना सामान बेचते हैं उसका टोटल का आप कीजिएगा, वो रेवेन्यू कहलाएगा. आमदनी इसको हिंदी में बोलते हैं. और इनकम का मतलब होता है आय. आय का दूसरा मीनिंग ले सकते हैं आप कि एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर, यानी जितना भी रेवेन्यू आपने ज़्यादा पाया है ओवर एक्सपेंडिचर, खर्चा काटने के बाद,
उसको हम लोग इनकम बोलते हैं। तो ये दो ये चीज़ है। यहाँ पे रेवेन्यू एक चीज़ है, रेवेन्यू, एंड दैट इज सेकेंड वन इज रेवेन्यू इज़ रियलाइज, जो यहाँ लिखा हुआ है। लेट अस मेक द फर्स्ट वन फर्स्ट। चलिए हम लोग पहला चीज़ को पहले लेते हैं, ठीक है। रेवेन्यू इज़ द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश अराइजिंग फ्रॉम, यानी सारा के ग्रॉस मतलब कि पूरा टोटल, इनफ्लो मतलब पैसा का आना है। नंबर वन, सारा सामान बेचने और सर्विसेज को देने के बाद, एंड यूज बाय अदर्स इंटरप्राइजेज resources yielding interest, royalties, dividends. Secondly, the revenue is assumed to be realized when a legal right to receive it arises. देखिए ये चीज़ है, ये चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको चीज़ को समझाता हूँ कि रेवेन्यू इज एज्यूम टू बी रियलाइज, ये माना जाता है कि रेवेन्यू रियलाइज कब हुआ, जब व्हेन अ लीगल राइट टू रिसीव इट अराइजेज, यानी जैसे ही आपको उसको लीगल राइट, कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया कि उसको आपको हासिल करने का अधिकार है, तो रेवेन्यू रियलाइज हो गया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक दुकानदार एक ग्राहक को 4 किलो चावल 180 रुपये में बेचता है, 4 किलो चावल 180 रुपये में बेचता है। तो ग्राहक आया दुकान में, बोला कि मुझे 4 किलो चावल चाहिए। दुकानदार ने चावल तौल दिया 4 किलो और उसको दे दिया। देने के बाद ग्राहक बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं आपको कुछ दिनों में देता हूँ। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ये यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है कि दुकानदार डिनाई करे, यानी अस्वीकार करे कि नहीं, बोलेगा चावल वापस करो, तुम जाओ, उधार नहीं देंगे। दूसरा है कि बोलेगा ठीक है भाई तुम ले जाओ, बाद में पैसे दे देना। तो इस दोनों, या जब ये ट्रांजैक्शन जैसे ही हो गया और वो आदमी उधार लेके चला गया, अब दुकानदार के पास लीगल राइट का जन्म हो गया, उसके पास कानूनी अधिकार का जन्म हो गया कि वो 180 रुपीज़ उस ग्राहक से फ्यूचर में वसूल करेगा। तो जैसे ही अधिकार उत्पन्न हुआ वो अपने अकाउंट के बुक में उसको रिकॉर्ड करेगा। यही चीज़ है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज हैज बीन रेंडर्ड, thus the credit sales are treated as revenue on the day of sales are made and not when the money is received from buyer। देखिए तो ये एक एग्जांपल है। मान लीजिए कि उस दिन 23 मार्च का दिन था, 24 मार्च का दिन था। मान लीजिए 24 मार्च को 4 किलो चावल लेके गया और उसने पैसे 15 दिन के बाद दिए, यानी 8 अप्रैल को दिया पैसा। अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो सेल हुआ है इसको हम लोग 24 मार्च को लिखेंगे या 8 अप्रैल को लिखेंगे, क्योंकि पैसा आपको 8 अप्रैल को मिला है। तो अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट बोलता है कि नहीं, जब ना आपने उसको जिस दिन उधार बेचा है, यानी 24 मार्च को आपने उधार बेचा है, उसी दिन आपके बुक में वो रिकॉर्ड सेल्स के रूप में हो जाएगा। और आपको मालूम है 31 मार्च के बाद साल बदल जाता है, नया साल शुरू हो जाता है, तो वो जो है 180 रुपये का जो सेल्स है वो विद इन द ईयर 31 मार्च तक में काउंट होगा, न कि आने वाले साल में। ये चीज़ है। तो यही है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में आप, इसमें थ्योरी तो आप बहुत पढ़िएगा, लेकिन जो इसकी मूल बात है वो मैं आपको बताता हूँ। इन मैचिंग कॉन्सेप्ट एक्सपेंसेस और, देखिए जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। इन मैचिंग कॉन्सेप्ट एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इज मैच्ड विथ ईच अदर, यानी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को एक दूसरे से मैच किया जाता है, न कि किसी चीज़ का रेवेन्यू किसी दूसरे चीज़ के रेवेन्यू से मैच किया जाएगा। तो यही है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखिए इसमें जो मूल वाक्य है, जो मैं इसको पढ़ के आपको सुनाता हूँ, जिसको कि आपको अपने कॉपी में रिकॉर्ड करना है और उससे ज़्यादा अपने दिमाग में रिकॉर्ड करना है, वो ये है। द प्रोसेस ऑफ ascertaining द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट earned or loss incurred during a particular period involves deduction of related expenses from the revenue earned during the period. The matching concept emphasizes exactly on this aspect. It states that expenses incurred is an accounting period should be matched with revenue during the, ये आपको ये लाइन आपको लिखना है और याद करना है कि the matching concept emphasizes exactly on this aspect that it states that expenses incurred on in an accounting period should be matched
विथ रेवेन्यूज ड्यूरिंग दैट पीरियड। कहने का मतलब कि अगर एक साल के अंदर जो आपको रेवेन्यू उत्पन्न हुआ है, जो आमदनी प्राप्त हुई है, उस एक साल में से उसी साल का खर्चा घटाना चाहिए, उसी साल का खर्चा घटाना चाहिए, न कि इससे पहले के साल का खर्चा घटाना है आपको। ओके, तो उसी साल का खर्चा घटेगा उस आमदनी में से। फिर से वही बात मैं ही बोलूँगा कि अगर मान लीजिए खर्च बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप इसके लिए आने वाले या पिछले साल के 2 साल के आमदनी नहीं ले सकते हैं। आपको उसी साल का आमदनी में से उस एक्सपेंस को घटाना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। यही मैचिंग कॉन्सेप्ट है। ओके, मैचिंग कॉन्सेप्ट का उदाहरण अकाउंट्स में आपको आने वाले समय में मिलता जाएगा। फिलहाल के लिए आपको यही याद रखना है जो मैंने मूल वाक्य उसमें लिखा है, याद करवाया आपको। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9, दैट इज फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर, फुल मतलब पूरी तरह से प्रदर्शन करना, डिस्क्लोज करना। डिस्क्लोज क्या करना है आपको? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी जो भी व्यापार में चीज़ें हैं उसमें से कोई भी चीज़ छिपाया नहीं जा सकता, उस सब को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। Information provided by financial statements are used different groups of people such as investors, lenders, suppliers and others in taking various financial decision in the corporate form of organization. There is a distinction between those managing the affairs of the enterprise and those owning it. देखिए ये बोलता है कि जो बिज़नेस को चला रहा है और जो बिज़नेस का मालिक है, दोनों के विचार में अंतर हो सकता है कि दोनों अलग अलग दिशा में सोचते हों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हाउएवर आर द ओनली बेसिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग। और जो भी बिज़नेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो भी कम्युनिकेशन होता है वो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर होता है। तो अकाउंट्स में चीज़ों को ऐसे रिकॉर्ड करना है, ऐसी चीज़ों को रिकॉर्ड करना है कि सारा पक्ष उजागर हो जाए। तो इसको लेकर बार बार सरकारें नियम बनाती हैं ताकि अकाउंट्स में, यानी बड़ी बड़ी कंपनियों का जो लाभ वो छुपा ना पाए, उसको दिखाना पड़ेगा कि आपको इतना लाभ हुआ है। चाहे वो ना नुकसान छुपा पाए, वो नुकसान भी नहीं छुपा सकती है, उसको वो दिखाना पड़ेगा। तो दिस इज़ व्हाट फुल्ली डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट इज़ ऑल अबाउट। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इंग्लिश में ये कंसिस्टेंसी का मतलब होता है स्थिरता। तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है, आप इसको क्रिकेट प्लेयर से समझ सकते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रेगुलर परफॉर्मेंस होना चाहिए। एक बैट्समैन का रेगुलर परफॉर्मेंस होना चाहिए। बीच में मान लीजिए कि वो 6 महीने अच्छा नहीं खेला, तो हम ये नहीं करेंगे कि उसका कंसिस्टेंसी अच्छा है, उसका कंसिस्टेंसी खराब ही माना जाएगा, क्योंकि बीच में वो अप्स एंड डाउन्स हो रहा है उसका। तो कंसिस्टेंसी का यहाँ पर अकाउंट्स में क्या मीनिंग होता है कि आप जिस मेथड से अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं वही मेथड सालों साल आप अप्लाई करके चलिएगा, ताकि 2 फाइनेंशियल पीरियड के बीच का जो अंतर है उसको समझा जा सकते, उसको कंपेयर किया जा सके। यही कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है। चलिए मैं इसको आपके लिए रीड करता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ को। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड बी यूजफुल in drawing conclusion regarding the working of an enterprise only when it allows comparison over a period of time। सेम चीज़ मैं जो बोला वही, कि एक पीरियड से दूसरा पीरियड को कंपेयर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी इन रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, यानी रिकॉर्ड करने का जो तरीका है वो एक ही जैसा हो, सालों साल हो, हर अकाउंटिंग पीरियड में हो, तभी हम आपको कह सकते हैं कि कंपेयर हो सकता है। तो मैं आपका एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि भारत सरकार का अभी एक आंकड़ा आया है कि 2020 और 21 के बीच में जो फर्स्ट 3 मंथ्स का जो है अप्रैल टू जून, अप्रैल मई और जून, उसमें जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो रेट है, जीडीपी का जो रेट है वो -23.9 है। अब मान लीजिए सरकारें तो कर सकती थी, इसको मैनिपुलेट कर सकती थी कि इसका रिकॉर्ड करने का तरीका बदल के इसको कि प्लस में ला सकती थी कि चलिए 3% हो गया, 4% हो गया। लेकिन वही बात है कि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट मना करता है कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप जैसे पहले तिमाही में, उससे पहले तिमाही में आपने जिस तरीके से अकाउंट्स बनाया है, प्रॉफिट को दिखाने का तरीका बनाया है, उसी तरीका यहाँ पे भी मेंटेन किया जाएगा और सेम टू सेम आने वाले समय में भी मेंटेन किया जाएगा। दिस इज़ व्हाट कंसिस्टेंसी कंसेप्ट इज़। Now next is we move to कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म का मतलब ही होता है पुराना नियम, पुराना ढर्रा, अंधविश्वास में भी इसको लोग समझते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रूडेंस।
इसको प्रूडेंस प्रिंसिपल भी बोलते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इसके अनुसार क्या बोलता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखिए इसको। प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स अकाउंट्स एंड इज बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो कि इस पॉलिसी पर निर्भर है, विच इज़ प्लेइंग सेफ। प्लेइंग सेफ पॉलिसी पर कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड है? तो आपका उत्तर होगा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट, ये बताता है कि अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड इन एसर्टेनिंग इनकम, यानी इनकम को निकालने के लिए, एसर्टेन करने के लिए जो अप्रोच है उसमें याद रखिए क्या है, प्रॉफिट ऑफ द इंटरप्राइजेज आर नॉट ओवर स्टेटेड। यानी जो प्रॉफिट है उसको बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया जाएगा, ओवर स्टेट नहीं किया जाएगा। इफ़ द प्रॉफिट एसर्टेन आर मोर देन एक्चुअल, यानी जो एक्चुअल है उससे ज़्यादा निकाल कर बताया जा रहा है, दिस लीड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल। ये आपको थोड़ी अभी नहीं समझ में आएगा, जब कंपनी का कॉन्सेप्ट आएगा तब समझ में आएगा। और ये कॉन्सेप्ट ये भी बोलता है कि प्रॉफिट को जो है हमें पुराना नियम के अनुसार उसको ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, जबकि लॉस को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कि हमें कंपनी को ज़्यादा लॉस है, इस तरह का जो माइंड सेटअप है, यानी कि लॉस को डिस्क्लोज किया जा सकता है लेकिन प्रॉफिट को हमें उस तरह से डिस्क्लोज नहीं करना है, यानी प्रॉफिट को छुपाना है। तो ये आप कंजर्वेटिज्म पढ़िएगा तो इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि सेफ आपको दिखना है, यानी कि हमेशा कंपनी का बेनिफिट हो, ऐसी चीज़ें को आपको लेकर चलना है। यानी लॉस को तो आपको ज़रूर दिखाना पड़ेगा लेकिन प्रॉफिट को आप छुपा भी सकते हैं कि ये प्रॉफिट हुआ है, उसको आप डिस्क्लोज नहीं भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। नाउ कम्स टू मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम लोग। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में बोलता है इमटेरियल और मटेरियल, 2 चीज़ें का यहाँ पे जिक्र आपको मिलेगा। इमटेरियल का मतलब होता है कि बहुत गैर ज़रूरी चीज़ है, उसको आप नहीं भी दिखा सकते। जैसे कि बहुत बड़ी कंपनी है, अगर बहुत बड़ी कंपनी है, रिलायंस जियो टाइप का कंपनी है, तो उसमें एक रबड़ जो है उसका हिसाब किताब आप मिसलेनियस में डाल सकते हैं कि छोड़िए ये सब मिसलेनियस है, एक चाय का पैसा, एक पेंसिल का पैसा, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट है ये सब। तो बोलता है ये सारी इमटेरियल चीज़ है, इसको आप नहीं भी दिखा सकते हैं, लेकिन मटेरियल चीज़ जो है, मटेरियल चीज़ को आपको दिखाना ज़रूरी है, जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये भी वो कॉन्सेप्ट है, इसमें भी वही प्लेइंग सेफ है कि ठीक है, सेफ गार्ड के लिए कहा गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी रिक्वायर्स दैट द अकाउंटिंग शुड बी फोकस ऑन मटेरियल फैक्ट्स, यानी कि वास्तविकता पर आधारित है। Efforts should not be wasted in recording and presenting facts which is immaterial। देखिए बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग उसको ध्यान should not be wasted, यानी कि बहुत सारा उसको कोशिश जो है उसको आपको दिखाने का कोशिश में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, केवल मटेरियल चीज़ों को आपको दिखाना चाहिए। द क्वेश्चन दैट अराइज हियर इज व्हाट इज़ मटेरियल फैक्ट, यानी कि वास्तव में क्या चीज़ें हैं। द मटेरियलिटी ऑफ ए फैक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व, यानी कि पैसा पर और उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। एनी फैक्ट वुड बी कंसिडर्ड एज मटेरियल इफ इट इज़ रीजनेबली बिलीव्ड दैट इट्स नॉलेज वुड बी इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ ओवर इन्फॉर्म्ड यूज़र और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं, अगर उसको कोई इफेक्ट करता है कोई चीज़, मटेरियल चीज़, तो उसको आपको डिस्क्लोज करना बहुत ही ज़रूरी है। जबकि छोटी छोटी चीज़ों को आप, जैसे पेंसिल, रबर, स्टेशनरी का स्टॉक आप नहीं भी दिखा सकते हैं। तो ये है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। नाउ कम टू ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी यानी ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अकाउंट्स को इस तरह से मेंटेन करना चाहिए, इस तरह से बनाना चाहिए से कि अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो। ऑब्जेक्टिव अकाउंट्स का जो हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि इट शुड कम्युनिकेट फैक्ट थिंग्स, इट शुड ऑल्सो क्लियरली स्टेट द प्रॉफिट और लॉस, और इससे जो इन्फॉर्मेशन है वो सबको मिले, कोई भी इन्फॉर्मेशन हम लोग छुपा नहीं सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स दैट द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर फ्री फ्रॉम बायस, यानी किसी भी बायस यानी कि दोहरा आपका मापदंड है उसको छोड़कर, इससे फ्री होकर इसको मेंटेन करना चाहिए। यानी किसी के साथ आपका जो
मान लीजिए आप आपकी दुश्मनी है, तो उसको आप उसको ध्यान में रखकर चीज़ों को नहीं देखेंगे, वो आप फैक्ट के बेसिस पे देखेंगे। दिस कैन बी पॉसिबल व्हेन ईच ऑफ द ट्रांजैक्शन इज सपोर्टेड बाय वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट, यानी कि हर चीज़ को जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा वो सोर्स डॉक्यूमेंट यानी वाउचर, जिसको कि आप रिसिप्ट बोलते हैं, जो प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन है उसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। ये नहीं सोचिएगा कि चलिए इस आदमी पर हमको बहुत विश्वास है, इसने कोई रिसिप्ट नहीं भी दिया, कोई खर्चे का हिसाब नहीं भी दिया और हम उसको अकाउंट में लिख लेंगे, तो ये बायस कहलाएगा। ये फ्री फ्रॉम बायस नहीं होगा कि आप किसी चीज़ के लिए रिसिप्ट मांगे और किसी चीज़ को उस पर विश्वास है बोल के छोड़ दीजिए। ये पूरा फैक्ट मैटर है। हम लोग भी जब भी स्कूल में जब हिसाब देते हैं तो हर चीज़ के लिए हमें रिसिप्ट देना पड़ता है, छोटे छोटे खर्चों के लिए, ताकि उसको एज ए प्रूफ रखा जा सके और दूसरों को दिखाया जा सके। दिस इज़ व्हाट ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट इज़। नाउ मूव टू नेक्स्ट। ये ख़त्म हो गया यहाँ पर, तो आई थिंक आई हैव क्लियर। तो आप इसको जो है पढ़िएगा और जो आपको समझ में ना आए बातें वो हमें मैसेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 और 2 आप इसको पढ़ने के बाद, बुक को पढ़ने के बाद जो है आप बनाइए। इसका आंसर भी आपको बुक में ही मिल जाएगा। आप PDF फाइल ज़रूर डाउनलोड कीजिए और उसको आप पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये सारा कॉन्सेप्ट जो है आप फिर से समझ लीजिएगा। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, लेकिन ये अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप मेरे वीडियो को बार बार आप देख सकते हैं, या कहीं और से भी यूट्यूब में आपको मिल सकता है वो, या कहीं और से भी आपको PPT आप खोजिएगा, अगर आपका कंप्यूटर है तो वहाँ भी मिल जाएगा। तो आप उसको प्रयास कीजिए पहले अपने से समझने का, और जब आप नहीं समझ पाएँ तभी आप मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।